गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने स्टार्ट किया था एरिक एरिक्सन के स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की, जिसमें हम 2 स्टेज पढ़ चुके थे। पहली स्टेज थी होप की, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरी स्टेज थी विल की, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो 2 स्टेज हम पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट स्टेज पर बढ़ेंगे, पर्पस, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये प्री स्कूल की स्टेज होती है, 3 से 6 साल की उम्र। इसमें बच्चा करता क्या, इनिशिएटिव्स लेता है, ठीक है, नई नई चीज़ करने की, अंडरटेकिंग की क्वालिटी, प्लानिंग करता है, अटैकिंग टास्क करता है, ठीक है, मतलब अपने आप को प्लान करने की कोशिश करता है, स्किल सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्किल डिज़ायर्ड रिजल्ट ना दे तो उसके अंदर गिल्ट भी आ सकता है। तो वो शुरुआत करने की कोशिश करता है, अगर वो शुरुआत अच्छी ना हो तो वो गिल्ट में जीने लगता है। अब स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो इनिशिएटिव लेता है और एक लीडरशिप, गोल अचीवमेंट की भावना को डेवलप करता है अपने अंदर, ठीक है। लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की स्टेज पर, वो रिस्क टेकिंग भी बिहेवियर भी अडेप्ट कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रीट को अकेले क्रॉस करना, ठीक है भाई। करें कि भाई किसी भी इंस्टेंस पर इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट कभी कभी बच्चों में नेगेटिव बिहेवियर भी डेवलप कर सकती है, ठीक है। और इस डेवलपमेंट की वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है कि उन्होंने गोल अपना अचीव नहीं किया, तो उस चीज़ को लेकर वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, रूडली हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये 3rd स्टेज में यही था। 4th स्टेज में क्या है, कॉम्पिटेंस, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, जो कि चाइल्डहुड में आता है, 6 से 12 साल की उम्र में, ठीक है। तो बच्चा जो है अपने आप को एक इंडिविजुअल मानने लगता है। यहाँ पर वो हार्ड वर्क करता है रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, सही बनने के लिए, ठीक है। कहें दे आर नाउ मोर रीजनेबल टू शेयर एंड कॉपरेट। अब वहाँ जो है वो हर चीज़ पर तर्क करता है, रीज़न मांगता है। चिल्ड्रन जो है वो स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट्स को समझने लगते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगते हैं, प्रैक्टिकल वेज देखने लगते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग उनको समझ आती है इफेक्ट की, कैलेंडर टाइम के। स्टेज पर बच्चा करता क्या है, उनको बहुत ईगरनेस रहती है लर्न करने की, सीखने की, कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सीखने की, रीडिंग, राइटिंग, टेलिंग टाइम। दे ऑल्सो गेट टू फॉर्म मोरल वैल्यूज़, अपनी अपनी मोरल वैल्यूज़ वो रिकोगनाइज करते हैं, कल्चर को पहचानते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है जी। और अपनी पर्सनल नीड्स को खुद फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज पर चिल्ड्रन जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्रेस करते हैं डिसओबीडियंट बनकर, ठीक है, जवाब देने लगते हैं उल्टा पलट कर, रेबेलियस कभी कभी वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंस की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है। उसके बाद 5th स्टेज है इनकी फिडेलिटी, मतलब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब इसमें क्या है, इसमें आता है आपका एडोलेसेंस, 12 से 18 साल की उम्र। इसमें बच्चा होता क्या है, अपनी पहचान को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है। बच्चे को अपनी पहचान बनानी है, अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य के बारे में वो सोचने लगता है कि भाई मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ठीक है। उसको लेकर वो कंफ्यूज रहता है। तो अगर आइडेंटिटी समझ में आ गई तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं आई तो वो कंफ्यूज रहता है। बहुत सारे आइडियाज़ के माइंड में आते हैं, स्पेसिफिक वेज वो ढूंढने लगता है, बहुत सारी फीलिंग्स उसमें पैदा होने लगती है, ठीक है जी। तो एरिक्सन ऐसा बोलते हैं कि एडोलेसेंस जो होते हैं उसमें आइडेंटिटी का सेंस जो है वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। 6th जो स्टेज है वो है लव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग एडल्ट इसके अंदर आते हैं 19 से 40 साल तक की उम्र के, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि भाई जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की भावना है ये 30 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होती है। कह रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ दिस स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इज कमिंग टू एट एन एंड। अब होता क्या है, जो एक बच्चे के मन में एक कन्फ्यूजन रहती है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, वो इस स्टेज की शुरुआत में ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन जो यंग एडल्ट होते हैं वो अभी भी ईगर हैं अपनी आइडेंटिटी को अपने फ्रेंड्स के साथ ब्लेंड करने के लिए। वो अपने फ्रेंड्स के साथ फिट होना चाहते हैं, मतलब उस ग्रुप में फिट रहना चाहते हैं। इसमें ऐसा मानते हैं कि कभी कभी जो है वो एरिक्सन ऐसा बिलीव करते हैं कि वी आर समटाइम्स आइसोलेट ड्यू टू इंटीमेसी। कभी कभी हम जो है आइसोलेट भी हो जाते हैं, वी आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। हमें कोई मना कर दे हमारी किसी भावना को, ठीक है, उसका डर पैदा हो जाता है। कह रहे हैं कि भाई वी आर फेमिलियर विद पेन एंड टू सम ऑफ अस रिजेक्शन इज पेनफुल, कि हम जानते हैं दर्द क्या है, लेकिन कोई हमें हमारे लिए मना कर दे। मान लो कि ना भाई आजकल आप जानते हैं अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
अगर आपको कोई आपकी भावना के लिए मना करता है, कोई फीलिंग्स के लिए मना करता है, आपके लव के लिए मना करता है, तो आपका दिल टूट जाता है और आपको बहुत दर्द होता है। हमारी जो ईगो है वो पेन को बियर नहीं कर पाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो है केयर, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें आता है मिडिल एडल्टहुड, 40 से 65 से 40 to 65 ईयर्स की एज के अंदर आती है। जनरेटिविटी इज द कंसर्न ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसमें क्या होता है, जनरेटिविटी क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना, उसके लिए कंसर्न आता है। सोशली वैल्यूड वर्क एंड डिसिप्लिन आर एक्सप्रेशंस ऑफ जनरेटिविटी। सिंपली हैविंग और वांटेड चिल्ड्रन डज नॉट इन एंड ऑफ इट सेल्फ अचीव जनरेटिविटी। कि भाई सिर्फ बच्चे चाहना, बच्चे होना, इससे अपने आप में जनरेटिविटी नहीं आती है। करें मिडिल एज द प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड हेल्पिंग टू गाइड फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे होता क्या है कि फ्यूचर जनरेशन को गाइड करने का जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में वो आने लगता है। अब जब कोई भी इंसान एक अपना कंट्रीब्यूशन देता है इस पीरियड में, एक फैमिली को रेस करता है, बेटरमेंट के लिए काम करता है, तो उसमें एक जनरेटिविटी का सेंस प्रोड्यूस होता है। करें अगर हम इसके बाद अलावा देखें, एक पर्सन जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए अनेबल है या अनविलिंग है, वो नहीं चाहता, तो उसमें क्या आता है, एक स्टैग्नेशन की भावना आ जाती है। डिससेटिस्फैक्शन विद द रिलेटिव लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी की इसके अंदर क्या है, एक डिससेटिस्फैक्शन है। अगली स्टेज जो है वो है विजडम की, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर, जिसमें जो कि सीनियर्स आते हैं इसके अंदर, 65 ईयर्स के बाद के लोग आते हैं। कह रहे हैं कि जब जब कोई भी व्यक्ति जो है वो ओल्डर होने लगता है, सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाता है, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, वो रिटायर्ड पर्सन होता है। कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान क्या होता है, वी कंटेम्पलेट आर अकम्पलिशमेंट एंड आर एबल टू डेवलप इंटीग्रिटी इफ वी सी आवरसेल्व्स एज leading a successful life. If we see our lives as unproductive or feel that we did not accomplish our life goals, we become dissatisfied with life and develop despair, often leading to depression and hopelessness. होता क्या है कि अगर हमने हमारी लाइफ में वो सब अचीव किया जो हमारा एम था, तो हमारे अंदर ईगो इंटीग्रिटी आएगी, लेकिन अगर नहीं किया तो हमारे अंदर क्या आएगा, डिससेटिस्फैक्शन आएगा और डिस्पेयर डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपकी थी 8th स्टेज। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो आगे क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी, कि हम किस तरीके से जो है एरिक एरिक्सन की इस थ्योरी को इम्प्लीकेट कर सकते हैं एजुकेशन में। तो कहना है फॉर प्री स्कूल एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक एंड टू एक्ट ऑन चॉइसेस। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बच्चे को सजेस्ट करेंगे आप एक्टिविटी करो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, सजेस्ट करते हैं उसको आइडियाज़। ठीक है, तो बच्चे को हम कहते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप खुद से बनाओ और खुद की चॉइसेस को इनएक्ट करो। कैन आई मेक श्योर दैट ईच चाइल्ड हैज़ अ चांस टू एक्सपीरियंस सक्सेस व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू गेम, टीच इट इन स्मॉल स्टेप। कि भाई आपको ये देखना है कि जो बच्चा है उसके पास चांस हो सक्सेस को एक्सपीरियंस करने के लिए। 3rd पॉइंट में कह रहे हैं बी टॉलरेंट ऑफ मिस्टेक्स, कि जो भी गलतियां हो रही हैं उसको बर्दाश्त करने की आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन स्कूल चिल्ड्रंस के लिए क्या है, टू एनकरेज इंडस्ट्री अमंग स्कूल चिल्ड्रन, मेक श्योर द स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटी टू सेट एंड वर्क टुवर्ड्स रियलिस्टिक गोल। की आपको ये देखना है कि जो बच्चे हैं वो रियलिस्टिक गोल्स को प्राप्त कर सकें, उनको एनकरेज करना है उन सब चीज़ों के लिए। बच्चों को चांस देना है उनकी इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। 3rd है कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराओ बच्चों को जो आपको डिस्करेज लगते हैं, उनको सपोर्ट करो उनकी आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए। ठीक है, बच्चों को मॉडल्स दो अपनी करियर चूज करने के लिए। तो इस तरीके से आप एरिक्सन की थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो एजुकेशन के अंदर। यहाँ आपका एरिक एरिक्सन की जो 8th स्टेज थी और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है वो खत्म हो जाता है। एरिक्सन की जो थ्योरी है वो एंड अप हो चुकी है। अब अगला जो है वो है व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है, अगर हम देखें तो इसमें 2 तरह के फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स अगर हम बात करें तो पहला आपका फैक्टर है हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स।
कि भाई जो आपका डेवलपमेंट है वो आपके पेरेंट्स से, जो आपके जो जीन्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है, जो आपने इनहेरिट किया है आपके पेरेंट्स से, ठीक है। कौन से जीन आपको इनहेरिट हुए हैं वो भी आपको डेवलपमेंट में अफेक्ट करेंगे। अगर आपको हाई क्वालिटी जीन इनहेरिट हुआ है तो आपके जो डेवलपमेंट है वो हाई क्वालिटी होगी, वरना नहीं होगी। दूसरा है आपका, अच्छा इसमें जो है आपका इंटरनल हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर में इसके सब पॉइंट्स हैं 4-5। पहला है आपका फिजिक, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपकी आईज का कलर, हेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल स्ट्रक्चर, अब बाकी सारे डिफेक्ट्स लाइक डीफनेस, डम्बनेस, ब्लाइंडनेस, ये जो हैं आपके अंदर इन्फीरियोरिटी का एक फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें गुड हेल्थ, स्ट्रेंथ, एनर्जी और विगर जनरली डेवलप इमोशनली बैलेंस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो अगर फिजिक अच्छी है तो आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, नहीं है तो आप में इन्फीरियोरिटी की भावना पैदा हो जाती है। दूसरा है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है वो भी हेरिडिटरी है। इंटेलिजेंस जो है वो एक एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की, सीखने की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैरी करने की, सही डिसीजन लेने की हर टाइम में, ठीक है जी। तो डेवलपमेंट जितने भी एस्पेक्ट हैं किसी भी व्यक्ति के, चाहे फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, सोशल हो, लैंग्वेज हो या एस्थेटिक हो या फिर मोरल हो, वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, कंट्रोल होते हैं लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के। तीसरा है सेक्स डिफरेंस, कि बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा असर्टिव होते हैं, टफ माइंड वाले होते हैं और विगरस होते हैं। वो जो है अपना इंटरेस्ट शो करते हैं मशीनरी में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में और परफेक्ट एडवेंचर में। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो कम विगरस होती हैं, वो कम विगरस वाले गेम्स में इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। उसमें उनमें टॉलरेंस की भावना आती है, सिंपैथी की भावना होती है, वो काइंड होती हैं, उनमें ऑनर का सेंस, सेक्रीफाइस करना जानती हैं, चीयरफुल होती हैं, ठीक है जी। उनमें बहुत सारे सामाजिक क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। गर्ल्स बॉयज़ से जल्दी मैच्योर होती हैं। फोर्थ क्या है, नर्वस सिस्टम है, कि नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में। पर्सन जो है, कोई भी इंसान इंटेलेक्चुअली एबिलिटी, उसकी मोटर एबिलिटी, मैनिपुलेटिव एबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, insight into social situations and ability to adjust depends upon the structure। और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर पर सब एबिलिटीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। कोई भी इंजरी आपके नर्वस सिस्टम में वो नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं डेवलपमेंट के ऊपर। नर्वस सिस्टम जो है वो किसी की भी लर्निंग कैपेसिटी को लिमिट कर सकता है। उसके बाद क्या है, केमिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपके होते हैं। तो कहते बाय केमिक इट मीन्स द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो केमिक होते हैं इसके अंदर आपको सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है, और डक्टलेस ग्लैंड्स आते हैं, किसके, वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट किसी भी इंसान के, ठीक है। बैलेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंडोक्राइन का अच्छे से फंक्शन करना, नॉर्मल फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैल फंक्शनिंग अगर हो जाती है इन ग्लैंड्स की तो एडवर्स इफेक्ट्स भी पड़ सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। अब उसके बाद क्या है, इंटरनल फैक्टर्स में नेक्स्ट पॉइंट है आपका एड्रिनल ग्लैंड। ये वो ग्लैंड है, इफ़ दिस ग्लैंड इज अंडर एक्टिव, अगर ये ग्लैंड अंडर एक्टिव है तो इंडिविजुअल जो है वो इनडिसिसिव हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा और न्यूरस्थेनिक हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इस ग्लैंड के अंदर बहुत सारे अच्छा ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ही आते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में पहला आपका एड्रिनल ग्लैंड था, ठीक है। दूसरा आपका थायराइड ग्लैंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में, फिजिकल स्ट्रक्चर और मेंटल डेवलपमेंट दोनों के लिए। थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है डायरेक्टली। कह रहे हैं अगर ये ओवर एक्टिव हो गया बॉडी टिश्यूज़ पर, तो अगर ये ओवर स्टिमुलेट हो गया तो पर्सन जो है वो रेस्टलेस हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, वर्ल्ड हो जाएगा और वो एक्साइटेबल भी हो जाएगा। और अगर अंडर एक्टिविटी होती है इस ग्लैंड की, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म, जो कि इंडिविजुअल को स्लो, स्लगिश और लेथार्जिक बनाता है। फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है आपके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट पे। अगर ये इसकी अंडर एक्टिविटी है तो आपको ड्वार्फिज्म, बोनापन हो जाएगा, अग्रेशन और सबमिशन का कमी हो जाएगी। अगर ओवर एक्टिविटी है तो आपकी बॉडी हाइट अनयूजुअल इंक्रीज कर जाएगी, आपके हैंड्स का साइज, फीट का साइज बढ़ जाएगा।
ठीक है। इसकी वजह से स्किन जो है वो थिक हो जाती है, अग्रेसिवनेस आती है और प्यूग्नेसिटी आती है। उसके बाद है सेक्स ग्लैंड और गोनाड्स। कह रहे हैं कि भाई सेक्स लाइफ को सेक्स ग्लैंड इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ये ओवर एक्टिव हैं तो ओवर सेक्स इंडिविजुअल होगा, अंडर एक्टिव हैं तो सेक्स जो है वो सेक्स अर्ज जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी में क्या है कि इमोशनल मैच्योरिटी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। अब जो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी है वो बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, जिसके कि फिजिकल हो गई, इंटेलेक्चुअल हो गई, इमोशनल हो गई, सोशल डेवलपमेंट की हो गई, और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स को भी करती है कि भाई जो अगर आप में इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है तो आपकी इन सब चीज़ों पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं। जैसे कि हर इंसान कहीं भी रोने लगता है तो वो इमोशनली वीक है, मैच्योर नहीं हुआ है अभी भी। फिर है सोशलाइजेशन, कि ये वो प्रोसेस के अंदर कोई भी इंसान सीखता है बिहेव करना समाज के अकॉर्डिंग, समाज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एडजस्टमेंट करता है समाज के अंदर। ठीक है। और इस जो समाजीकरण है, ये सोशलाइजेशन है, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को। उसके बाद है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब आपके एनवायरमेंटल फैक्टर। कहना एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या नाम है इफेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट्स के अंदर आता है आपका प्री नेटल एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले एक बेबी कहाँ होता है, मम्मी के मदर के वॉम्ब में होता है, वूम्ब में होता है। बहुत सारे थिंग्स जो हैं वो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना योगदान देती हैं, कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक। इसको हम प्री नेटल या फिर बिफोर बर्थ की स्टेज कहते हैं। बेबी का जो प्री नेटल एनवायरनमेंट है वूम के अंदर मदर की है, मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है। अगर मदर की फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, मदर की जो फिजिकल कंडीशन अगर वो अच्छी है, वो बैलेंस डाइट ले रही है, तो बेबी के ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब बेबी जो है वो नॉर्मली ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है जी। कह रहे हैं सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद द प्री नेटल एनवायरनमेंट आर अंडर। अब बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे हैं, देखो तो लिखे गए हैं यहाँ पे, बहुत 10 फैक्टर्स हैं। पहला है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर, ये इफेक्ट करती है। सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नरिशमेंट इन द वूम। अब जो बच्चा है वो ट्विंस है, ट्विंस तो नहीं है या मल्टीप्लेट्स तो नहीं है, ये भी इफेक्ट करता है। मदर जो डाइट लेती है वो इफेक्ट करता है। नॉर्मल या एबनॉर्मल डिलीवरी, अनफेवरेबल कंडीशंस और फैक्ट्स इन द प्रीनेटल एनवायरनमेंट्स आर। अब वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो अनफेवरेबल हैं प्रीनेटल एनवायरनमेंट के अंदर। पहला है मेल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, मदर जो है वो मेल न्यूट्रिएंट तो नहीं है। वाइटामिन और ग्लैंडुलर डेफिशिएंसी, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग, यूज ऑफ ड्रग्स स्पेशली नार्कोटिक्स एंड ट्रांक्विलाइजर्स। फिर है कॉन्स्टेंट डिजीज जैसे डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर, कुछ वेंट्रल डिजीजेज, सीवियर एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेस ऑन द मदर, सब्जेक्शन ऑफ द एम्ब्रायो और हार्मफुल रेडिएशंस और रेज, एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द वूम। तो ये 10 फैक्टर्स एंड अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जो प्रीनेटल एनवायरनमेंट में बच्चे को हो सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट, मतलब अब बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट में आ चुका है, वो मम्मी के वूम से बाहर है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फूड, बच्चे को फूड जो है वो सही अमाउंट में मिलना चाहिए तो ये बच्चा डेवलप कर पाएगा। ठीक है। कह रहे हैं कि भाई जो डिफेक्टिव टीथ है, स्किन है, डिजीज़ है या कोई और हेल्थ डिस्टर्बेंसेस हैं वो ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली टू पुअर डाइट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड और एडोलेसेंट पीरियड। तो इसमें आपको फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट बच्चे को देना ही होगा। उसके बाद है फ्रेश एयर एंड सनलाइट, कि फ्रेश एयर एंड सनलाइट विच द चाइल्ड गेट्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द लाइफ इन्फ्लुएंस जनरल हेल्थ कंडीशंस, साइज एंड मैच्योरिटी ऑफ एज ऑफ द बर्थ चाइल्ड। तो कहते हैं आप बच्चे को फ्रेश एंड एयर सनलाइट भी चाहिए ग्रोथ के लिए। फिर है फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़, कि बच्चे को आप फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ भी कराओ, उनको गेम्स खिलाओ, ड्रिल्स कराओ, स्पोर्ट्स में लेके जाओ, जिम्नास्टिक्स में लेके जाओ, फुटबॉल, कबड्डी, कुछ भी खिलाओ, लेकिन बच्चे को एक्सरसाइज कराओ ताकि उसकी ग्रोथ हो पाए।
आगे कह रहे हैं इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स की गुड और बैड इंसिडेंट्स जो एक्सीडेंट्स होते हैं लाइफ में वो भी ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो रिटार्ड हो सकती है बाय हेड इंजुरीज, टॉक्सिक एंड बैक्टीरियल पॉइजन्स, या फिर प्रॉपर मेडिकल केयर इन सब चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। उसके बाद है जोग्राफिकल एनवायरनमेंट की फिजिकल जोग्राफिकल एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं वो जनरली हेल्दी और स्ट्रांग होते हैं। फिर है फैमिली एनवायरनमेंट कि फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है। डिस्ट्रप्टिव फैमिली तो नहीं है कि फैमिली में लव एंड केयर है या नहीं है, फैमिली का माहौल कैसा है, उसी के फैमिली के अकॉर्डिंग ही बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। फैमिली लाइफ पैटर्न कि फैमिली लाइफ एम्स, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स, इमोशनल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, ओवर प्रोटेक्शन और अंडर प्रोटेक्शन और टू चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड चाइल्ड। ये सब चीज़ें जो भी पेरेंट्स का बिहेवियर है, फैमिली का बिहेवियर है, वो सब बच्चे को इफेक्ट करते हैं। अगर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्शन है तो बच्चे में क्या आ जाएगा, विड्रॉल बिहेवियर आ जाएगा। और अगर पेरेंट्स अंडर प्रोटेक्टिव हैं तो अग्रेसिव बिहेवियर आएगा। ठीक है भाई। तो जो पेरेंट्स बच्चे को रिजेक्ट करते हैं उनके अंदर वो बच्चे इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, रेस्टलेसनेस उनमें आती है, अग्रेसिवनेस उनमें आता है, इनडिफरेंस उनमें देखने को मिलता है। फिर है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। बच्चे के जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत रोल निभाते हैं। टेंशन, इमोशनल जो अपसेटिंग है अर्ली लाइफ की, ब्रेस्ट फीडिंग का जो मेथड है या टॉयलेट का जो मेथड है वो सब बच्चे में डेवलप होने चाहिए। उसके बाद है नेबरहुड भाई बहुत सिग्निफिकेंट है बच्चे के डेवलपमेंट में। बच्चा वहीं खेलता बड़ा होता है। ठीक है। कहते हैं कल्चर एंड एजुकेटेड नेबर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। अगर आस पड़ोस के बच्चे जो हैं वो जो पेरेंट्स हैं, जो माहौल है वो एजुकेटेड होगा, कल्चर्ड होगा, तो बच्चे में वही हैबिट्स, वही इंटरेस्ट, वही एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। फ्रेंड्स एंड कंपेनियन बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद स्कूल आता है। स्कूल वाइटल रोल प्ले करता है। स्कूल में टीचर्स की पर्सनालिटी, स्कूल का करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, करिकुलम एक्टिविटीज़, कंजेनरल और अनकंजेनरल डेवलपमेंट इन द स्कूल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब स्कूल का हर एक चीज़ जो है बच्चे को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद टेलीविजन, क्लब एंड सिनेमा, ये सब भी बच्चे की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे टेम्पल, गुरुद्वारा, ठीक है, मॉस्क्यू, चर्च, ये सब जो हैं बच्चा कुछ ना कुछ इनसे सीखता है और डेवलपमेंट में इनसे प्रेरणा बच्चे को मिलती है। क्योंकि जो रिलीजियस डेवलपमेंट है वो तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से करेंगे ना। उसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल डिफर फ्रॉम दैट इन द टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद करेंगे कम्युनिटी जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। सोसाइटी एंड कल्चर, जो भी समाज की चीज़ें हैं बच्चा सोसाइटी से सीखता है, कल्चर से ही सीखता है। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि टू कंक्लूड वी कैन से दैट बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। वही जो एक इंसान है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही प्रोडक्ट है। जो आधी चीज़ें हैं वो वहाँ अब वो मिली हैं, पेरेंट्स से इनहेरिट हुई हैं। बाकी आधी चीज़ें जो हैं बच्चा अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करता है, तब वो एक इंडिविजुअल बनता है, तब उसमें सारी क्वालिटीज़ जो हैं आप और हम जो हैं वो भी यही हैं। या तो हमें चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट से मिली हैं या हमने ग्रैब किया है कहाँ से, इनहेरिटेंस से। ठीक है भाई। तो ये थे आपके फैक्टर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नल में सारे आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे, इंटरनल में सारे आपके हेरिडिटी फैक्टर्स आएंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जितने भी आपके फैक्टर्स हैं आप सब पढ़ लेंगे, इनको आज टॉपिक ही क्लियर कर लेंगे। आज जो आपने पढ़ा है वो क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। साथ साथ आपने जो एरी करेक्शन की थ्योरी को ख़त्म कर लिया है। ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर कर लें। जो भी डाउट रहता है वो मुझसे आप पूछ लें।